मैं प्रियंका शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान डाइट फिरोजाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर के विज्ञान विषय की यूनिट 3 के विद्युत आवेश और विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बोर मॉडल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने पाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन के किसी कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी कंघे को बालों से रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं तो कागज़ के टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार किसी कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर भी इन छड़ों में भी कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जब पदार्थ को आपस में रगड़ने पर एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तब कहा जाता है कि पदार्थ विद्युतमय हो गए हैं, और वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय होते हैं वह विद्युत कहलाता है। आइए अब जानते हैं विद्युत आवेश क्या है, विद्युत कैसे कार्य करती है। पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर उसमें कुछ आवेश की मात्रा संचित हो जाती है तथा पदार्थ विद्युत आवेशित कहलाते हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से या घर्षण करने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। आइए इसे अब हम परमाणु मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। परमाणु किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। ब्रह्मांड में सब कुछ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु शब्द का मूल अर्थ है वह कण जिसे छोटे कणों में न विभाजित किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चलता है कि परमाणु विभिन्न अपरमाणविक कणों से बना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं, इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने परमाणु मॉडलों को प्रस्तुत किया, जिसमें जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला मॉडल प्रस्तुत किया। टॉमसन ने बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। जे टॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर फॉर्म में चक्कर लगाते हैं और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। लेकिन और वैज्ञानिकों ने देखा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कमियां थीं। कमियां ये थीं कि सर्कुलर मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं था। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का रेडिएशन होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। ऐसा होता है तो परमाणु अनस्टेबल होता है, लेकिन यह है कि परमाणु स्थायी होते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड के बाद बोर का परमाणुविक मॉडल आया, जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है और उसमें ये कक्षाएं KLMN या संख्याएं 1, 2, 3, 4 द्वारा दिखाई जाती हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपनी ऊर्जा के अनुसार एक निश्चित ऑर्बिट होता है। किसी विशिष्ट ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का डिसिपेशन नहीं होता है।
जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है और ऊर्जा परिवर्तन के अनुसार यह अपनी कक्षा बदल लेता है, अगले ऊर्जा स्तर अथवा पिछले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उसकी एब्जॉर्ब होती है। जब दूर वाली कक्षा से निकट वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा उसकी रेडिएट होती है। ऊर्जा का अवशोषण ऊष्मा या प्रकाश के रूप में होता है। इस प्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक से अधिक कक्षाओं का होना संभव है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक से अधिक कक्षाओं में घूम तो सकता है किंतु नाभिक में नहीं गिरता है। प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा के निश्चित क्वांटम होते हैं और ऊर्जा परिवर्तन की न्यूनतम राशि क्वांटम होती। परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² हो सकती है, जिसमें n उस कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है। जब अतः विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। प्रथम k कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² n 1 देन 2। L शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या n 2 देन अधिकतम संख्या 8 और तृतीय सेल M में अधिकतम संख्या 2n² n 3 देन 18 और फोर्थ सेल में n 4 देन 32। सबसे बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और उसके पहली वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² के अनुसार पूरी हो जाए तभी इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें। जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तब अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं होंगे जब तक कि उसके पहली वाली कक्षा में नियमानुसार इलेक्ट्रॉन पूर्ण ना हो।
पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यह कक्षीय इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगता है। अतः परमाणु में प्रत्येक कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आकर्षण बल के कारण उससे बंधे रहते हैं। नाभिक का बल सबसे अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर सबसे अधिक और बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर सबसे कम होता है। सबसे बाहरी वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल न्यूनतम होने के कारण इन्हें परमाणु से अलग करना बहुत सरल होता है। सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग होकर इधर उधर घूमते रहते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर स्वयं उपस्थित रहते हैं। यही प्राय सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटनाओं जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थों में होता है जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। वे एक एटम से दूसरे एटम तक चल सकने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को कंडक्टर कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, पीतल तथा अन्य धातुएं। जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन्हें इंसुलेटर कहते हैं, जैसे एबोनाइट, लकड़ी, रबड़ आदि। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें उपलब्ध फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टर की अपेक्षा तो कम परंतु विद्युत रोधी की अपेक्षा अधिक होती हैं, जिन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। वास्तव में कोई भी पदार्थ ना तो पूर्णतः चालक है और ना ही पूर्णतः विद्युत रोधी। किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है उतना ही वह पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक होता है। इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु के अधिकतर गुण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर करते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बंधन करके रखते हैं, जिससे तत्व बंधा रहता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ अपेक्षाकृत कम बंधे रहते हैं तथा इन्हें अनेक विधियों द्वारा परमाणु से अलग किया जा सकता है, जैसे गर्म करके, प्रकाश डालने पर, वोल्टेज लगाकर संयोजी इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से अलग किया जा सकता है। ठोस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ठोस परमाणुओं के वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे बाहरी कक्षा में होने के कारण नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे रहते हैं तथा थोड़ी सी ही ऊर्जा मिलने पर ये परमाणु से अलग हो जाते हैं। ठोस पदार्थों की विद्युत चालकता के अनुसार उन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर इस प्रकार के पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है अतः थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाते ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं तथा फ्री इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उनमें धारा का प्रवाह होने लगता है। किसी चालक की विद्युतीय चालकता उनके प्रति एकांक आयतन में उपलब्ध फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके उदाहरण हैं पीतल, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील, ग्रेफाइट अलाउ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी सॉलिड। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते तथा विद्युत क्षेत्र लगाने पर जिनमें विद्युत प्रवाह संभव नहीं है विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, अब्रक, कांच, एबोनाइट। तो विद्युत रोधी पदार्थों के एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य तथा प्रतिरोधकता अनंत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। कुछ ठोस पदार्थ इस प्रकार के भी होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों तथा विद्युत रोधियों के बीच होती है, अर्थात वे ना तो पूर्णतः चालक होते हैं और ना ही पूर्णतः विद्युत रोधी। इस प्रकार के पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं: जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलीनियम। जनरली एटम हैव अ न्यूट्रल चार्ज। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा प्रत्येक परमाणु नाभिक व इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है।
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। सामान्य अवस्था में हम देखते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अर्थात ऋणावेश और धनावेश बराबर मात्रा में होते हैं, जिससे परमाणु या द्रव्य उदासीन अनावेशित अवस्था में होता है। यदि किसी प्रयोग द्वारा द्रव्य इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर पॉजिटिव प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे पदार्थ धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर वो नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाता है और वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ रेशम के कपड़े को इलेक्ट्रॉन त्याग देती है अथवा धनावेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है अथवा ऋणावेशित हो जाती है। किसी भी एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में बराबर होते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है, जिससे एटम न्यूट्रल रहता है।